नमस्कार। हमारा YouTube पर चैनल साहित्य, संगीत और सिनेमा है। मैं भोपाल में वरिष्ठ साहित्यकार राजेश जोशी जी के निवास पर हूँ। आपको साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है और आपको कई सम्मान मिले हैं और आप का कई 13 पुस्तकें आ चुकी हैं। आपने कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक और उपन्यास लिखे हैं और संपादन भी किया है। इस तरह से आज हम उनके निवास पर हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। एक बात की उत्सुकता है सर कि जो आपकी जो उपन्यास है 2 पंक्तियों के बीच ना, कविता संग्रह। हाँ, कविता संग्रह, उसमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं आप। तो एक मन में ये जिज्ञासा थी, जैसे आप पिछले 40 वर्षों से लिख रहे हैं, तो एक व्यक्ति लिखता रहता, लोकप्रियता मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रतिष्ठित सम्मान की इच्छा या अभिलाषा रहती है कि अभी और अच्छा लिखना है, कि ये सम्मान प्राप्त करना। ये तो खैर हमेशा होता है कि आपको ये लगता है कि आपको और बेहतर लिखना है, क्योंकि हिंदी एक इतनी बड़ी भाषा है जिसमें एक बड़े रचनाकार हुए हैं हमसे पहले भी, और हमेशा लगता है कि आपको उन तक अगर नहीं पहुंचना है तो कम से कम उनके करीब पहुंचना है। जहाँ तक पुरस्कारों का सवाल है, पुरस्कार हमेशा बड़ी दुविधा होती है। पुरस्कार एक तरह की, और ख़ास तौर से बड़े पुरस्कार, एक तरफ उससे खुशी होती है, दूसरी तरफ उससे आपकी स्वतंत्रता थोड़ी सी बाधित होती है, क्योंकि जब आपको पुरस्कार मिल जाता है तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो यह होता है कि आपको जो मन की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। फिर आपको लगने लगता है आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं एक तरह के, तो आप पे कई तरह के दबाव भी काम करने लगते हैं कि आपसे अपेक्षा की जाने लगती है कि आप ये भी करें। बहुत सारी गोष्ठियों में आप कहीं जाएं तो बहुत सारा समय उसमें भी जाता है। तो इसलिए ये तो हर एक की इच्छा हो सकती है कि उसे जो भी प्रतिष्ठित सम्मान है वो मिले, क्योंकि अगर वो लेखन कर रहा है, जैसे कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार में बहुत सारे लोगों के किस्से हम लोग सुनते हैं। जैसे नेरुदा को नोबेल पुरस्कार मिला तो कई बार उनका नाम गया और नहीं मिला, और वो हर बार इसके लिए बहुत बेचैन होते थे कि नाम गया है और मिला कि नहीं मिला। तो किसी के लिए भी, मतलब बड़े से बड़े, अब नोबेल पुरस्कार तो सोचा ही जा सकता है कि कितना बड़ा पुरस्कार है वो, विश्व का सबसे बड़ा, पर उसके लिए भी एक लालसा बड़े राइटर में भी होती है। तो ये एक स्वाभाविक सी स्थिति है, मुझे लगता है। भारत में भी जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल अपने भारत में नोबेल की तरह ही माना जाता है इसको। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनमें क्या अंतर कुछ तो होगा कि ये पहले मिल गया वो बाद में मिलेगा? एक्चुअली साहित्य अकेडमी तो नेशनल एकेडमी है हिंदुस्तान की, जो कि ठीक गवर्नमेंट की नहीं होती, ऑटोनॉमस बॉडी है वो, पर साहित्य अकेडमी एक नेशनल एकेडमी है जिसका अवार्ड, यानी एक तरह से उस स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकेडमी माना जाता है। ज्ञानपीठ, क्योंकि ज्ञानोदय या ज्ञानपीठ जो प्रकाशन है उनका है, ये ठीक है कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत बनी, लेकिन ज्ञानपीठ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो नेशनल एकेडमी नहीं। तो इसलिए ज़्यादा प्रतिष्ठा इसलिए है कि वो बड़ा अवार्ड है, पर जो मुख्य प्रतिष्ठा है वो तो एकेडमी की है। एकेडमी का अवार्ड पाना किसी के लिए बहुत बड़ा स्वप्न हो सकता है, और जब तक ये उसमें है ही कि जब तक एकेडमी अवार्ड अगर उसे नहीं मिला है तो उसे ज्ञानपीठ के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैसे? थोड़ा ज़रा विस्तार से। यानी ज़्यादातर आप देखेंगे जिन लोगों को मिला, जैसे पंत जी को मिला, जैसे दिनकर जी को मिला, ये जो बहुत बड़े, अज्ञे को मिला, निर्मल वर्मा को मिला, तो इन सब को साहित्य अकेडमी उससे बहुत पहले मिल चुका था। अच्छा। तो साहित्य अकेडमी जिनको मिल चुका होता है उन्हीं के नाम फिर आगे जाके
उस तरह से। तो ये जरूरी है कि आपको ज्ञानपीठ जब भी मिलेगा जब साहित्य अकादमी? कोई नियम होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि नियमावली नहीं देखी मैंने, पर सामान्यतः ये अंडरस्टैंडिंग है कि जिनको साहित्य अकेडमी नहीं मिला है उन्हें ज्ञानपीठ नहीं मिलता। ये होता है, क्योंकि नेशनल एकेडमी का ही अवार्ड अगर आपको नहीं मिला है जी, तो फिर वो ज्ञानपीठ के लिए, क्योंकि वो तो समझिए कि सारी भाषाओं के बीच में एक भाषा को एक बार में मिलता है, जबकि साहित्य अकेडमी तो हर साल जो जिसे कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं उन सब में मिलता है, बल्कि अब तो उससे बाहर भी 2 लैंग्वेजेस में मिलता है। जैसे 2 भाषाएं और जोड़ देंगे, 22 लैंग्वेजेस तो वो हैं जो अनुसूचित भाषाएं मानते हर वर्ष हैं। मिलता है इनको 22 भाषाओं, 24 भाषा हर वर्ष। अच्छा, हर भाषा में एक एक अवार्ड। उसमें हिंदी को भी एक ही अवार्ड मिलता है, हालांकि हिंदी के ही प्रदेशों की भाषा है, जबकि बाकी अब जैसे बांग्ला एक प्रदेश की भाषा है या मलयालम एक प्रदेश की भाषा है, तो उसमें भी एक ही अवार्ड है। पर हिंदी उस तरह से देखा जाए तो हिंदी के लिए दिक्कत देह तो है, क्योंकि वो 10-11 प्रदेशों की भाषा है, तो उसमें एक अवार्ड मिलना एक तरह से दूसरों की तुलना में, यानी उसके साथ थोड़ा कम मिलना है। सर एक बात, जैसे कि आज फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि पद्मश्री, मान लीजिए लक्ष्मीकांत प्यारे ने जितनी फिल्म दी है संगीत जगत में, फिल्म संगीत जगत में, उतनी किसी ने नहीं दी, और एक से एक हिट गाने 25 साल एक तरफा राज के, उनको अभी तक पद्मश्री नहीं मिला है। तो इस क्या वो जो भी कारण है, इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा कभी लगता है कि उनको अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, उनको मिल जाना चाहिए। तो ये जूरी जो होती है साहित्य अकादमी है, इसका कुछ प्रक्रिया? लेकिन पद्म पुरस्कार की प्रॉब्लम ये है कि पद्म पुरस्कार अभी भी, यानी इतने वर्ष हो गए आज़ादी के बाद से पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं और बहुत सारे पद्म पुरस्कार होते हैं, पर पद्म पुरस्कारों को दिए जाने का कोई सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ। इसलिए हम पाते हैं कि बहुत सारे जो बहुत वरिष्ठ लोग थे, जिनको कि ज़्यादा बड़े पद्म विभूषण या पद्म भूषण मिल जाना चाहिए थे, पद्मश्री मिल जाना चाहिए थे, उनको नहीं मिला। तो वहाँ कोई सिस्टम ढंग से डेवलप नहीं हुआ, यानी ये बाइफर्केशंस नहीं है कि इतने फिल्म में मिलेंगे, इतने साहित्य में मिलेंगे, इतने साइंस में मिलेंगे, इतने, इस तरह का कोई सीधा बाइफर्केशंस वहाँ नहीं दिखाई देते, और कोई सिस्टम भी नहीं दिखाई देता कि किस तरह से, क्योंकि वो सरकारें नाम भेजती हैं और फिर वो होता रहता है। साहित्य अकेडमी के का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि उसमें पहले तो 5 साल का होता था, पर अब भी 3 साल में जो छपी हुई पुस्तकें होती हैं उसकी एक लंबी सूची बनती है। उसके लिए लोग यानी कोई ना कोई नामित किया जाता है कि वो सूची बनाता है, फिर उस सूची को कई राइटर्स को भेजा जाता है कि अगर कोई किताब छूट गई है तो वो उसमें इंक्लूड कर दें। फिर एक राइटर्स के पैनल्स को, यानी कुछ राइटर्स को भेजा जाता है कि आप इसमें से 10 किताबें चुन लें। फिर जो जूरी तक पहुंचते पहुंचते वो 3 या 5 किताबें बचती हैं। तो इसको यानी ये प्रोसेस होने में कई बार प्रोसेस हो जाता है, मतलब काफ़ी लेखकों तक या काफ़ी लोगों तक वो सूचियाँ जाती हैं। मतलब हम ये मान के चलें कि इसमें निश्चित रूप से लेखनी, अच्छी लेखनी को ही मिलता है, पक्षपात नहीं होता है, ये मान के चलें। ये पक्षपात एक बड़ा ऐसा शब्द है, बहुत ही मज़ेदार सा मुझे लगता है कि पक्षपात क्या है। अगर मैं आपको जानता हूँ, आप अच्छे राइटर हैं, तब भी मैं आपको अगर आपका नाम, तो जिसे नहीं मिला है वो कहेगा कि इसके साथ पक्षपात कर दिया गया। तो इसलिए पक्षपात कोई वो नहीं है। अभी तक ऐसा कोई लेखक नहीं बता सकते हम लोग साहित्य अकेडमी में। ये तो हो सकता है कि आप ये तो लेखक बता सकते हैं कि यार वो इतने बड़े बड़े लेखक छूट गए और उनको नहीं मिला, पर इसके बरक्स आप ये देखने की कोशिश करें कि जिनको मिला है, क्या उसमें कोई ऐसा लेखक है जो 2M दर्जे का है? तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। जिनको मिला है वो कहीं ना कहीं एक यानी एक मुकाम रखते हैं। वो ऐसे लेखक जरूर हैं कि उन्हें मिलना ही चाहिए था। हाँ, जिन्हें नहीं मिला
ये हो सकता है कि आप ये कहें कि यार ज्ञानरंजन जैसे बड़े लेखक को नहीं मिला, या जैसे विष्णु प्रभाकर को बहुत देर से मिला। विष्णु प्रभाकर को उस समय मिल जाना चाहिए था जब आवारा मसीहा लिखा उनने, क्या है ना। आवारा मसीहा बहुत ही अद्भुत यानी तो जीवनी उसमें है। क्या कारण माने अब? एक साथ क्या हुआ है, जैसे अब 5 किताबें आई हैं अंत में, जी है ना, तो हो सकता है कि उस जो जूरी है, जो लास्ट जूरी है, उससे कोई दूसरी किताब जो उसी समय सबमिट है वो उससे ज़्यादा पसंद आ गई। तो बहुमत से भी हो जाता है हमारा तो फैसला, ऐसा नहीं है कि सर्वानुमति से हो। तो जूरी में 3 मेंबर्स में से अगर 2 मेंबर्स को कोई दूसरी किताब पसंद आ गई तो वो हो जाता है। पर मिला विष्णु प्रभाकर को बाद में उनके उपन्यास के लिए मिला, और सबको लगता था कि नहीं, विष्णु प्रभाकर का ये उपन्यास इतना अच्छा नहीं था जितना आवारा मसीहा था। तो ये स्वाभाविक सा एक वो हो सकता है किसी को जब भी। आपको मिला तो आपके साथ और कौन कौन साहित्यकारों का नाम था उसमें? बहुत सारे लोगों का नाम था, जैसे जो लास्ट सूची में 5-10 आते हैं, जैसा कि आपने बताया। वो तो नहीं मालूम पड़ता कि कौन यानी उस समय सूची में थे, यानी 5 लोग कौन जिन पे डिस्कस हुआ, जी। ये मालूम नहीं पड़ता क्योंकि वो इंटरनल यानी सीक्रेसी बनी रहती है। जी पर मेरे साथ के बहुत सारे लेखक थे जो जिनको उस समय तक नहीं मिला था। जी जैसे असगर वजह थी जो बहुत बाद में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी मिला, जो कि उतना ही पैरेलल क्योंकि नाटक के लिए मिला उन्हें। तो ऐसा हो सकता है। विष्णु नागर थे, मेरे ही साथ के कवि थे, तो आपके साथ के कवियों को पहले या बाद में मिल सकता है। मुझसे पहले अरुण कमल को मिला जो कि हम लोगों से थोड़े से जूनियर थे। तो ये तो संभव है कि आगे पीछे स्थितियाँ बन सकती हैं। आपको ये जो अपना 2 पंक्तियों के बीच में जो कहानी संग्रह इसके लिए मिला, कविता संग्रह, हाँ। इसमें आपको क्या लगा कि वाकई ये लिखा है तो ये इसके योग्य था या इसको मिलना ही था? ऐसा क्या पक्ष है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मिलना ही था। इतने साल से आप कविता लिख रहे थे, कविता में आपकी एक जगह बनी थी। लोगों ने कहा होगा कि आपने ये अच्छा लिखा। लोगों को लगा कि ये संग्रह आपका यानी और आगे का संग्रह है। अच्छा। इसमें ज़्यादा बेहतर कविताएं हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप अगर इतने साल से लिख रहे हैं और इतनी सारी कविताएं लिख चुके होते हैं, उसमें से ये बहुत स्वाभाविक है कि किसी की पसंद कोई दूसरी कविता हो सकती है और किसी की पसंद कोई दूसरी कविता हो सकती है। ये तो बहुत स्वाभाविक है। पर एक संग्रह के रूप में आने के बाद ये होता है कि उसका मूल्यांकन एक किताब की तरह होता है, कविताओं की तरह नहीं होता कि एक संग्रह में आपकी ज़्यादा बेहतर रचनाएं अगर हैं तो उस तरह से उसका मूल्यांकन होगा। तो उसका मूल्यांकन उस तरह से हुआ और उन्हें लगा कि तो ये साहित्य अकादमी को प्रकाशक भेजता है पुस्तक कि आपके द्वारा है? उनको कैसे मालूम होता है कि आपका? वो साहित्य अकेडमी सबसे पहले उस पीरियड में, जिस पीरियड में वो दिया जा रहा है, यानी 2 साल तक तो मिलता नहीं। जिस साल छपती है वो किताब, उसको 2 साल तक कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा ऐसा है। हाँ। तो 3 साल की एक पूरी लिस्ट पहले लेखक, किसी लेखक को अपॉइंट किया जाता है कि एक पूरी सारे प्रकाशनों से कैटलॉग्स मांग के और लेके वो एक सूची बनती है। तो इसलिए वो उसमें वो साहित्य अकेडमी स्वयं प्राप्त करती है किताबों को जो सूची में होती। सर, आप 40 वर्षों से लिख रहे हैं, तो जो दौर बदलता गया है, जो बदलते दौर में 40 वर्ष पहले, उसके बाद तो समाज में, देश में, व्यवहार में, परिवार में, रिश्तों में कई तरह के बदलाव आए हैं। तो आपकी लेखनी भी उस बदलते दौर की लेखनी है, निश्चित ही आधुनिक दौर की। कोई भी लेखन स्टैटिक तो होता नहीं। वो तो तय है कि जो समाज जैसे जैसे बदल रहा होता है, जैसे जैसे घटनाएं बदल रही होती हैं, जैसे 90 से पहले तक अगर हम देखें, हम लोग आए थे 70 के आसपास, यानी 72-73 के आसपास हम लोग आए थे, शुरुआत कर रहे थे। तो वहाँ से लेकर 90 तक का जो पीरियड है वो एक तरह का पीरियड है। पर 90 में अचानक टेक्नोलॉजी आई, जी, नई टेक्नोलॉजी, जी, विंडो आया जी, और सोवियत संघ का विघटन हुआ।
तो दुनिया में बहुत तेज परिवर्तन हुए। 90 में इतना तेज परिवर्तन हुए कि ये माना गया कि 20वीं सदी जो थी वो 90 पे समाप्त हो गई। वो यानी 1914 से शुरू हुई प्रथम विश्व युद्ध से और 1990 पे समाप्त हो गई। और 1990 के बाद इतना तेज परिवर्तन है कि वहाँ से 21वीं सदी शुरू हो जाती, ये माना गया। तो इसलिए 1990 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट साहित्य के लिए नहीं, सारी दुनिया की घटनाओं के लिए। अब सोवियत संघ का विघटन होना, एक पूरी यानी इतने साल के जो सोवियत सत्ता थी उसका विघटन हुआ, यानी वो विंडो जो बिल गेट्स का विंडो आया, उसने कंप्यूटर को इतना वो सहज बना दिया। हम लोग अक्सर एक वो कहते हैं कि वो जो माउस है मध्यवर्ग की हथेली के नीचे, वो माउस उसी ढंग से आ गया जैसे है। वो एक कहानी है, पौराणिक आख्यान है कि गणेश और कार्तिकेय में इस बात का कंपटीशन हुआ कि कौन तो गणेश चूहे पे उनने शिव पार्वती का चक्कर लगाया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड इसके अलावा क्या है। तो वही 19 इंच पे आप पूरा ब्रह्मांड जो है अपने हथेली के नीचे उस माउस को रख के, चूहे को रख कर देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसने बहुत तेज यानी गतियों को बहुत तेज कर दिया सारी चीज़ों की। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था। वो उसका साहित्य पे सीधा प्रभाव पड़ा और उसके बहुत सारे प्रभाव आपको दिखाई देंगे। ये इन सम्मानों से मिलने से लोकप्रियता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, सब जगह एक ब्रांड हो जाता है। तो जैसे पाठ्यक्रम में प्रदेश का अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, वहाँ उस पाठ्यक्रम में जब इन सम्मानों से सम्मानित लेखक का लेखन या कहानी या उपन्यास या कविताएं, ये पाठ्यक्रम में इससे इस सम्मान से उस लेखक का फायदा होता है, उसका लेखन वहाँ जाता है? ये होता है कई बार। और वैसे पिछले कुछ वर्षों में यानी कुछ दशकों में कहना चाहिए, वर्षों में नहीं, ऐसा हुआ कि जो पाठ्यक्रम बनाए गए उसमें इधर का लेखन काफ़ी शामिल किया गया। ख़ासतौर से NCERT की बुक्स अगर आप उठाकर देखेंगे जो केंद्रीय विद्यालयों वगैरह में चलती हैं, तो उसमें हिंदी के बिल्कुल लगभग यानी 90 तक के जो लेखक हैं, 90 में आई जो लेखक हैं, उन तक की कविताएं, कहानियां मिल जाएंगी। तो ये बड़ा परिवर्तन पाठ्यक्रमों में आया था। जो पहले बहुत दिन तक इतना वो होता था कि वो छायावाद से आगे गाड़ी नहीं बढ़ती थी, यानी निराला पंथ प्रसाद से आगे गाड़ी नहीं जाती थी। तो ये तो अंतर आया। पुरस्कार के बाद ये तय है कि एक आपकी प्रतिष्ठा में एक ख़ास तरह का ब्रांडिंग हो जाती है और आप को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर किया जाने लगता है कि अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी रचनाएं तत्काल अपने पाठ्यक्रमों में लगा लेती। तो ये तो खैर होता है। और फिर एकेडमी अवार्ड, क्योंकि उसकी एक ख़ास तरह की प्रतिष्ठा है, तो उसके अपने इस तरह के लाभ तो होते हैं। अच्छा, इस ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानों से कभी कभी कई बातों को बात आ जाती है कि ये ऐसे विद्वान कभी कभी सरकार की कुछ बात से सहमत नहीं होते हैं तो अपने अवार्ड वापस कर देते हैं। तो बीच में ऐसा हुआ था, उसमें आपका भी नाम था, तो क्या वजह थी? उसमें वजह सरकार उतनी नहीं थी शुरू में जी, जितनी वजह साहित्य अकेडमी स्वयं थी। अच्छा। क्या हुआ कि कलबुर्गी करके एक बड़े लेखक थे जो जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जी, उनकी हत्या हुई, MM कलबुर्गी। तो बहुत सारे लेखकों ने चाहा कि साहित्य अकेडमी उस पर शोक सभा करे। अच्छा। तो उस समय अध्यक्ष थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, मतलब वो तो हत्या थी, तो इसलिए इस पे वो नहीं करेंगे। इससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ और जो प्रारंभ हुआ वो इस घटना से हुआ। फिर उसी समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगत में हुई, कहीं गोमांस को लेकर या लिंचिंग को लेकर, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। तो जी, उन घटनाओं का ये एक खास तरह का फर्क पड़ा जी, कि सारे समाज में एक उसका असर जी, होने लगा। तो वो जुड़ गया मामला, पर वो शुरू हुआ
जो पुरस्कार लौटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो साहित्य अकेडमी वर्सेस लेखकों के बीच का तो विवाद था। अकादमी ने उस बात को माना फिर आपने? बाद में अकेडमी ने उसको माना कि उनसे मतलब उसको गलत हुआ। जी जी। बाद में एक प्रस्ताव पास भी किया गया और फिर वो तो, क्योंकि साहित्य अकेडमी के अवार्ड लौटाना जो था वो एक तरह का सिंबॉलिक वो था, विरोध था। कोई उसमें यानी जो जिनने पुरस्कार लौटाए थे, जैसे हम सब ने चेक भेज दिए जितने जितने के 2 लाख का होता है? नहीं नहीं, 1 लाख का अब हो गया है। पहले तो हम लोगों को जब मिला था वो 40,000 का होता था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो तो बदलता रहा, 5,000 से शुरू हुआ था, अब जाके 1 लाख पर पहुंचा है। तो उसमें मनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है साहित्य अकेडमी में। तो वो सब भेजे गए, पर साहित्य अकेडमी के पास ऐसा कोई खाता नहीं था जिसमें वो जमा किए जा सके। तो उस तरह से वो लौटाना एक सिंबॉलिक वो था और उसका ही असर भी हुआ, क्योंकि ये पहली बार घटना थी कि इतने बड़े पैमाने पर, यानी करीब सभी भाषाओं के मिला के 50-60 लेखकों ने साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसमें पंजाबी के लेखक थे, उसमें और दूसरी भाषाओं के लेखक थे, मराठी के लेखक थे। तो ये पहली बार हुआ था, इसलिए ये एक बड़ी घटना बनी थी। पर पुरस्कार लौटाना कोई नई बात इसलिए नहीं थी कि आप अगर देखेंगे तो जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ तो रविन्द्रनाथ ने अपनी सर की उपाधि को वापस किया था। तो अब आप वहाँ से अगर देखना शुरू करें तो पुरस्कार तो लौटाए जाते रहे हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है ऐसी राजनीतिक या सामाजिक, तो उसका विरोध करने के स्वरूप इस तरह के पुरस्कार लौटाना कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पद्मश्रीयाँ लौटाई हैं, पद्म विभूषण लौटाएँ, पद्म भूषण लौटाएँ। तो ये बहुत बार होता है। जैसे बहुत बार लोगों को लगा कि उनको जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो छोटा है, जबकि वो बड़ी हैं। तो जैसे शायद उनने कई लोगों ने अपनी पद्मश्री इसलिए लौटाई कि उनको तो उस समय तक पद्म भूषण मिल जाना चाहिए था। फिल्मों में बहुत बार हुआ और क्लासिकल संगीत के ऐसे बहुत सारे लोग उदाहरण हैं। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ऐसे आंदोलन होते हैं। आज के नए लेखकों में कौन पसंद है आपको? किसको पढ़ा है या सुना है या पढ़ना चाहते हैं? इस समय तो बहुत नए लेखक हैं, 1-2-4 के नाम। और जो बिल्कुल नए जो राइटर्स आ रहे हैं, जो 21वीं सदी के जो लेखक हैं, उसमें भी आग वैभव हैं, उसमें अदनान कफील दरवेश हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नया लिख रहे हैं। नया, हाँ, जो नया, जो यानी कहना चाहिए कि 1990 में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद। तो वो 60-70 वाला दौर खत्म हो गया क्या? 60-70 का दौर तो खत्म हो गया। जब हम लोग आए थे तभी 60-70 खत्म हो गया। जब भी खत्म हो गया हम लोग ही 70 के बाद आए। हाँ, तो खत्म हो गया। 60-70 दौर तो खत्म हो गया था। वो नेहरू युग से मोह भंग का जो एक सिलसिला चला था जी, वो कुछ साल का कुल मिला के वो था। और वो तो बल्कि कहना चाहिए कि जब 67-68 में नक्सल आंदोलन हुआ जी, उसी समय वो 60-70 को। तो ये नाम क्यों पड़ा था सर 60-70? एक्चुअली क्या होता है कि आपको आलोचना की सुविधा के लिए कुछ पीरियड्स तो मानने ही होंगे। अच्छा। तो नई कविता का जो आंदोलन था वो आज़ादी के बाद का आंदोलन था। जी जी। हाँ। अब 60 का एक टर्निंग पॉइंट आया, नेहरू से थोड़ा धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो रहा था। अच्छा अच्छा। और फिर 62 में चाइना से लड़ाई हुई और 64 में तो नेहरू नहीं रहे। तो एक नारे के साथ के ये नेहरू युग से मोह भंग का पीरियड है, तो उसे एक 60-70 यानी 60 के बाद का पीरियड कहा गया। आपकी आने वाली पुस्तक अब आने वाली पुस्तक वैसे एक किताब अब अभी आई है, यानी जो अब इस बीच में ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी रुक गई, पर वो हो गई है। तो वो कुछ छोटी छोटी टिप्पणियों की एक किताब है। वे हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये निराला की पंक्ति है बेसिकली। तो वो है और एक कविता संग्रह आएगा जल्दी। धन्यवाद सर। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी अब ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले। धन्यवाद। इसी तरह से हम आपको साहित्य, संगीत और सिनेमा की हस्तियों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।